हेलो एवरीबॉडी। कल मैंने जब जीएस 1 का क्रॉसओवर डॉक्यूमेंट डाला था, तो बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए। बहुत सारे बच्चों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। खासकर मेरे कॉन्कर के बच्चे खुश हुए, उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अब उनको ऑब्वियसली और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई कॉन्कर कैसे जो हम बोलते हैं उससे ज़्यादा डिलीवर किया हमने। 18 क्वेश्चंस इन जीएस 1, 2 एसेज। तो कुछ बच्चों का कमेंट आया कि सर हमें GS 2, 3, 4 के लिए भी ऐसी वीडियो चाहिए। तो आई एम हेयर टुडे टू गिव यू अ सिमिलर वीडियो फॉर GS 2। और सम हाउ पता नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, टचवुड टचवुड टचवुड, बाय गॉड्स ग्रेस वी आर। अब ये चीज़ें मतलब अगर कोई मुझे बोलता तो हो सकता है कि मेरे लिए भी अनबिलीवेबल होती। बट अब मैं क्या करूँ? मैं को प्रूफ के साथ दिखाऊँगा कि कैसे 19 क्वेश्चंस इन GS 2 हैव बीन कंप्लीटली कवर्ड बाय द कॉन्कर डॉक्यूमेंट्स। और उसमें क्या है? कॉन्कर की ब्लू बुक, कॉन्कर करंट अफेयर, कैड, मतलब जो हमारी जो टेस्ट सीरीज है, इसमें से 19 क्वेश्चंस, 19 क्वेश्चन, जो 20th क्वेश्चन हम इंक्लूड नहीं भी कर रहे हैं ना, आपको मैं दिखाऊंगा, सच बता रहा हूं, उसमें भी जो बच्चा लिख के आएगा वो वही लिख के आएगा जो हमने दिया है। तो एक महीने में सारे 20 क्वेश्चन में मैं फिर भी 19 ही बोल के चल रहा हूँ फॉर सेफ साइड, क्योंकि मेरे को पता है सब लोगों को आजकल दिख रहा है कि यार अंडरस्टैंड यूपीएससी ऐसे इतना सब कर रहा है, तो कुछ ना कुछ आके कुछ ना कुछ बोल देते हैं। बट एक कमेंट था कल की वीडियो में जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। धनराज का कमेंट था ये। इस बच्चे ने लिखा था, GS 2 का सेम वीडियो डाल देना सर, फिर मान जाएंगे सर आपको। और मैंने इसके कमेंट में रिप्लाई किया था कि कल की कल ही डालूंगा, इतना ही बढ़िया वीडियो डालूंगा। So I am here to fulfill my promise and I am here to show you the GS 2 का पेपर, उसका एनालिसिस, उसका ट्रेंड, उसका कैसे कैसे क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन सारे के सारे कैसे कॉन्कर से एड्रेस हो रहे हैं। करें शुरू भाई। So let us begin. This is the content crossover document of the GS 2 पेपर ऑफ 2026। ठीक है, इसको आप बेसिकली पढ़ लेना, जो बेसिक्स लिखा होता है इसमें वही मैंने बताया है। आगे बढ़ते हैं, लेट अस हैव अ लुक एट ऑल द क्वेश्चंस वन बाय वन। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। मैं आपको दिखाता हूं भाई साहब की गजब है, गजब। देखो आप, क्वेश्चन है कि एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ द अमेंडमेंट इन 2026 टू द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019। कि भाई ट्रांसजेंडर पर्सन जो 2019 वाला एक्ट है उसका अमेंडमेंट हुआ 26 में, उसको एग्जामिन करा दो। 10 नंबर का क्वेश्चन है। आप देखो कि हम कैसा कंटेंट देते हैं। ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट अमेंडमेंट एक्ट 2016 to 2026 एज इट इज इन द कॉन्कर करंट अफेयर। और देखो कितना कंटेंट देते हैं हम, सिर्फ एग्जैक्टली उतना, एक पेज, 2 पेज, एग्जैक्टली उतना जो आप एक 10 मार्कर 15 मार्कर में लिखने के लिए आपके लिए इनफ हो। तो आप बिल्कुल सब कुछ बता सकते हो इसमें कि क्या उसका रीसेंट करंट अफेयर है, क्या क्या उसके इंपैक्ट होंगे, क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं, क्या क्या फीचर्स हैं अमेंडमेंट्स के, क्या उसमें चैलेंजेस आएंगे, क्या उसमें इश्यूज आएंगे, क्योंकि एग्जामिन लिखा है ना, तो आपको चैलेंजेस इशू वे फॉरवर्ड देने होंगे। तो सारे के सारे दे रखे हैं, कंक्लूजन भी दे रखा है। इससे ज्यादा इफेक्टिव एग्जाम ओरिएंटेड भी नहीं बोलूंगा, अब तो एग्जाम रेलेवेंट, एग्जाम रेप्लिकेटेड कंटेंट बोलूंगा मैं। अंडरस्टैंड, यूपीएससी हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए जाना जाता था, इस बार मेंस के बाद तो एग्जाम रेप्लिकेटेड कंटेंट के लिए जाने लगा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे एक बार भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है विमेन, ये देखना आप, जस्ट मतलब आप देखो द एफिशिएंसी एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीम की कैसे वो थीम्स पढ़ते हैं थ्रू देयर रिसर्च, थ्रू देयर एक्सपीरियंस, थ्रू देयर एफर्ट एंड हार्ड वर्क। लुक एट दिस, women as a class, neither, ये छोड़ो जो भी स्टेटमेंट था, in the light of this statement discuss the evolution of women's reservation from local bodies to parliament। लोकल बॉडी से शुरू होकर पार्लियामेंट तक जाने वाले रिजर्वेशन का इवोल्यूशन बताना है। मैं आपको हेडिंग दिखाता हूं सर, फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन टू लीडरशिप विमेन इन पंचायती राज। ये हेडिंग है कॉन्कर की पॉलिटी की ब्लू बुक में, एज इट इज हेडिंग है भाई, कि विमेन रिजर्वेशन, विमेन इन पंचायती राज कैसे कैसे आगे बढ़ा है। इसमें हमने सब कुछ आपको दे रखा है, सब कुछ दे रखा है कि क्या क्या रिजर्वेशन था, उसमें क्या क्या इश्यूज हैं जब वो पंचायती राज में अपना रिजर्वेशन को लेके आगे बढ़ते हैं, सब बता रखा है इसमें, कि और भी आगे क्या कर सकते हैं, सब बता रखा है। इवन सक्सेस स्टोरीज मैं अपने कॉन्के के बच्चों को सिखाता हूं कि कैसे जीएस के आंसर्स में सक्सेस स्टोरीज, बेस्ट केस स्टडीज, बेस्ट प्रैक्टिसेस लिखनी है, तो वो तक हमने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, आप देखेंगे अगर, राइट। एंड जो दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का कि जो इवोल्यूशन दिखाना है कहां तक, विमेन रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट तक, तो 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट विमेन रिजर्वेशन, हमने उसका पूरा का पूरा की फीचर्स वगैरह कॉन्कर की बुकलेट में तो दिए ही थे, लेकिन साथ साथ में पूरा का पूरा कॉन्कर की करंट अफेयर की मैगजीन में भी जो हैंड रिटन कंटेंट आता है, जो हम बिल्कुल एक शीट पे एक करंट अफेयर आपको डिलीवर करते हैं, उसमें एज इट इज पूरा का पूरा यहां पे हमने आपको दे रखा है। देखिए, इसमें पूरा बताया है हमने कि कहां कहां पे कितना कितना रिजर्वेशन मिलेगा, क्या क्या होगा, जो डिले हो रहा है उसकी वजह से क्या दिक्कत आएगी, पूरा का पूरा, और आगे वे फॉरवर्ड क्या है। इफ यू विल लुक एट, यू विल रियलाइज कि क्या शानदार चीज है। यहां पे देखिए, इस लाइन को देखिए आप, कितनी बड़ी लाइन है ये, कैसे डायरेक्टली इस लाइन से क्वेश्चन आया है। बिल्ड लीडरशिप फ्रॉम पंचायत, यूज द 14.5 लाख पीआरआई वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स एज ए लीडरशिप पूल फॉर असेंबली एंड लोकसभा इलेक्शंस। और यही आपका इंट्रो कंक्लूजन अगर बन जाए तो क्या बेहतरीन आपके नंबर आएंगे इस क्वेश्चन में।
2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा दिखाता हूं मैं आपको, हमने हर जगह देखी है ना, हर जगह जहां पे हमें दिख रहा है कि कंक्लूजन में एक इफेक्टिव लाइन जानी चाहिए, वो तक दे रखी है अलग से हाईलाइट करके अलग कलर में। वुमेन्स रिजर्वेशन इज नॉट अ कंसेशन टू वुमेन, इट इज अ करेक्शन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अब सोचिए आप ये लाइन डाल रहे हैं अपने कंक्लूजन में, एग्जामिनर कितना इंप्रेस होगा, इतना इफेक्टिव कंटेंट। लुक एट क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। Examine whether the constitutional office of the Lok Sabha speaker has become vulnerable to partisan politics under the current anti-defection regime. एंटी डिफेक्शन और स्पीकर को लिंक करके क्वेश्चन आया है। मैं आपको हेडिंग दिखाता हूं भाई साहब, कौन कर की ब्लू पॉलिटी की ब्लू बुक की हेडिंग दिखाता हूं मैं आपको। स्पीकर्स रोल इन डिफेक्शन केसेस एज इट इज, एज इट इज। देखिए, है ना, एंटी डिफेक्शन और स्पीकर का क्या यहां पे पूरा का पूरा रोल है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस कैसे चलता है, कैसे वल्नरेबल है। तो साथ साथ में पूरी की पूरी वल्नरेबिलिटी दिखाते हुए इश्यूज, हर इशू के अंदर आपको दिखेगा कि कोई ना कोई आपका कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऐड किया हुआ है, जहां जहां पे आपके आर्टिकल्स होने थे वहां पे आर्टिकल्स दिए हुए हैं, वे फॉरवर्ड दे रखा है। फर्दर इसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। लुक एट द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इंस्टीट्यूशनल चेंजेस आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर द न्यूट्रलिटी ऑफ द लोकसभा स्पीकर मैनेजिंग अ पोलराइज्ड हाउस। क्या क्या अपने को चेंजेस लाने चाहिए। लुक एट दिस, हाउ कैन अ स्पीकर्स इंपार्शियलिटी बी गारंटीड। पूरा का पूरा हमने, एक पेज है ये, एक पेज, सिर्फ एक पेज में सब कुछ कवर करके दे रखा है। स्पीकर का क्या अभी है, कौन सा स्केड्यूल है, सब्जेक्ट जुडिशियल रिव्यू है कि नहीं है, क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, इश्यूज में आपके कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट जाने चाहिए, आगे हम क्या कर सकते हैं, सब कुछ दे रखा है इसमें हमने आपको। एंड और तो और आप अगर देखोगे तो कौन करके करंट अफेयर में भी हमने स्पीकर भी और एंटी डिफेक्शन भी दोनों कवर किया था। ये है स्पीकर, रोल ऑफ स्पीकर, स्पीकर के प्रोविजंस वगैरह, सारे आर्टिकल्स वगैरह हैं इसमें, क्या इश्यूज क्या कंसर्न्स हैं, पूरा एक शीट में। और फिर दूसरा करंट अफेयर में एंटी डिफेक्शन लॉ दे रखा था। आप इन दोनों को मर्ज करना चाहते हैं, मर्ज कर सकते हैं। यहां पे अगर आप आएंगे तो एंटी डिफेक्शन के पूरे आर्टिकल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। और यहां पे अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे, स्पीकर्स पार्टिसानशिप एज ही ऑफन बिलोंग्स टू द रूलिंग पार्टी, और यहां पे हमने एग्जांपल भी दे रखा है। इससे बेहतर इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता, इससे बेहतर कंटेंट नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, सुप्रीम कोर्ट केस लॉज, सब कुछ एक जगह वे फॉरवर्ड के साथ हमने यहां पे दे रखा है। यहां पे अलग से वे फॉरवर्ड मिलेंगे आपको, देखिएगा आप, ये देखिए इंपॉर्टेंट केस लॉज अलग से, वे फॉरवर्ड अलग से, जो पूछे वही, जो पूछे वही, एज इट इज वही। दैट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ द कॉन्कर कंटेंट। आगे देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन को देखिएगा। Is the right to vote a fundamental right? Discuss the position of the Election Commission of India while undertaking the revision of electoral rolls. Can it also examine the question of citizenship of voter? 3 क्वेश्चन है 10 मार्कर में, तीनों के तीनों कवर्ड हैं, तीनों के तीनों। कहां से? कॉन्कर की पॉलिटी की ब्लू बुक से। आप सोचिए, एक पॉलिटी की ब्लू बुक हर एक क्वेश्चन कवर करके रखी है, एक कॉन्कर प्रोग्राम हर एक क्वेश्चन कवर करके रखा है। देखिए, सबसे पहले इज राइट टू वोट अ फंडामेंटल राइट, तो राइट टू वोट सेक्शन 62 का इंपॉर्टेंट प्रोविजन है आरपीए का, तो फंडामेंटल राइट कैसे हो जाएगा, राइट टू वोट यहां से मिल रहा है। दूसरा उसने पूछा है, डिस्कस द पोजीशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया व्हाइल अंडरटेकिंग द रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। देखिए एज इट इज लाइन, इलेक्टोरल रोल फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द सेक्शन 15 ऑफ आरपीए mandates one electoral roll for every assembly constituency that prepared under the superintendence of the election commission of India as it is। फिर एडीआर का केस भी साथ में मेंशन कर रखा है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट में ही 2026 में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्वीपिंग पावर दी थी एसआईआर कंडक्ट कराने के लिए। और ये जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, कैन इट आल्सो एग्जामिन द क्वेश्चन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ वोटर्स, ये एज इट इज क्वेश्चन क्यों आया, एसआईआर से आया। और वो पूरा का पूरा एसआईआर प्रैक्टिस की वजह से क्या चल रहा था, हमने पूरा का पूरा यहां पे आपको दे रखा है। देखिए कि लीगल बेसिस क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर पा रहा है, क्यों कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये क्या क्या कंसर्न्स आ रहे हैं। देखिए सिटीजन प्रूफ कंट्रोवर्सी एज इट इज, और उसमें किस किस ने क्या क्या कंसर्न्स। देखिए आप कितना लेवल पे जाके कंटेंट बनाया जाता है कि क्रिटिसिज्म भी एक फॉर्मर सीईसी ने दिए थे, तो वो न्यूज़पेपर के क्रिटिसिज्म्स, आर्टिकल्स के क्रिटिसिज्म्स, रिसर्च के क्रिटिसिज्म्स तक हमने यहां पे डाल रखे हैं इस पूरी की पूरी चीज में, कि भाई बहुत लोग एक्सक्लूड हो जाएंगे, पास प्रैक्टिस से डिपार्चर है ये, तो आप कैसे ये चीज कर सकते हैं, पूरा का पूरा हमने आपको कवर करके दिया है। देन क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, एनसीएससी एनसीएसटी के ऊपर क्वेश्चन है। आप देखिए क्या क्वेश्चन है, क्या ये जो बॉडीज हैं इनके पास एडिक्वेट एनफोर्समेंट पावर है, अगर नहीं तो सजेस्ट करिए मेजर कि उनको बेटर कैसे कर सकते हैं। लुक एट द कंटेंट नाउ, एनसीएससी सबसे पहले, एनसीएससी के आर्टिकल्स, जजमेंट्स, अमेंडमेंट्स, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, चैलेंजेस क्या है, और आगे हम उसको कैसे बेटर कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या है। एनसीएसटी के चैलेंजेस क्या है, उसके वे फॉरवर्ड क्या है, कैसे बेटर कर सकते हैं, एंड दिस इज द यूएसपी ऑल्सो, द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस गिवन एवरीवेयर। आप क्वेश्चन भी लिख के आओगे, सोचो कितना बेहतरीन क्वेश्चन डेवलप होगा, कितना बेहतरीन आंसर डेवलप होगा। तो दिस इज नेक्स्ट लेवल। 5 क्वेश्चन पूरे के पूरे कवर्ड। 6 पे आते हैं, ये देखिएगा भाई साहब, आप क्वेश्चन का लेवल देखिएगा क्या बेहतरीन क्वेश्चन डेवलपमेंट होता है। जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हियर।
Does India's tribal development policy reflect the aspirations for a socially grounded and equity based governance? Justify your answer. I want you to focus on the heading ट्राइबल पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस। हमने पूरा कवर किया था, पूरा इंडिया ट्राइबल डेवलपमेंट पॉलिसी पूछा है, वो कैसे कैसे क्या क्या करता है, पूरा कवर किया है। ट्राइबल पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस, कैसे कॉलोनियल परसेप्शन क्या था, फिर फॉरेस्ट पॉलिसी हमारी क्या बनी, किस किस प्लान में आई, लैंड एक्विजिशन कैसे हुआ, कैसे उसका इवोल्यूशन चल रहा है, नेहरू का पंचशील भी इसमें आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन के क्या सेफ गार्ड मिले हैं वो इसमें आ गया। देखिए आप, ट्राइबल डेवलपमेंट 5 ईयर प्लान में कहां इंक्लूडेड है, लिबरलाइजेशन के टाइम पे क्या हुआ, 10th 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हमने आपको दिए हुए हैं पूरा डिटेल में, पूरी जो ट्राइबल पॉलिसी डिटेल में हमने डिस्कस कर रखी है, जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं वो भी, और आगे अगर हम कुछ इंप्रूव कर सकते हैं तो वो भी पूरा का पूरा दिया हुआ है, इवन टू द एक्सटेंट कि हमने केस लॉज भी अलग से मेंशन किए हुए हैं जो आप इस आंसर में डालेंगे। क्या चाहिए आपको इससे बेहतर? अब इतना काम तो आपका है ना कि आप बस कॉन्कर के लेक्चर से समझते जाओ और अपने एग्जाम में याद करके लिखते जाओ, इससे अलग आपको और कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी हमने और ज्यादा ट्राइबल डेवलपमेंट अगर आप और क्वेश्चन आ जाता तो हमने उसको भी कवर किया था, क्योंकि हम जब भी किसी टॉपिक को कवर करते हैं इतना कॉम्प्रिहेंसिवली येट इतना इफेक्टिवली कवर करते हैं कि सब कुछ ही आप उसमें दे सके, चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम्स हो, चाहे वो लॉज हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो, सब कुछ कवर्ड है। साथ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं शेड्यूल ट्राइब्स को, वो भी पूरा यहाँ पे हमने लाइन बाय लाइन कवर किया है, आप इस चीज को देख सकते हैं। वे फॉरवर्ड, केस लॉज देखिए, पूरे के पूरे केस लॉज सबके सब कवर्ड हैं। इवन टिल द एक्सटेंट कि हमने अपने कैड में एक क्वेश्चन भी दिया था ट्राइबल एरियाज और उसके डेवलपमेंट में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं उसके ऊपर, और उसका आंसर जो है वो हम इस तरीके से हैंड रिटन फॉर्मेट में देते हैं अपने कैड में, कॉन्कर एडवांस में, देख लीजिए आप, वे फॉरवर्ड वगैरह सब इसमें इंक्लूडेड था। एंड अपने करंट अफेयर में हमने क्या लिंकेज दिया था, इसका आदि कर्मयोगी अभियान आया था तो हमने पूरा बताया था कि भाई ये इनिशिएटिव क्यों है, ये क्यों लाया गया, तो ये क्यों लाया गया है, क्योंकि ऑलरेडी ट्राइबल कंसर्न चल रहे थे, ट्राइबल गवर्नेंस में इश्यूज चल रहे थे, और हम इस पूरे पे वे फॉरवर्ड भी आपको दे चुके हैं और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी साथ साथ दे रखे हैं। दिस इज द माइन्यूटेस्ट मोस्ट एक्यूरेट कंटेंट दैट यू कैन एवर हैव। इसलिए हम सिर्फ आके चिल्ला के फ्लैशी मार्केटिंग करके नहीं बोलते हैं कि अरे झूठ नहीं बोलना पड़ता है हमें कि कौन का कंटेंट ऐसा है वैसा है, बिल्कुल प्रिसाइज एविडेंस बेस्ड हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां से कैसा कंटेंट है। आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन उठाइए, उसका जो कंटेंट हमने दिया है वो उठाइए, आप पूरा का पूरा अपना आंसर बना के ले जाएंगे, अगर आपको बेसिक आंसर राइटिंग भी आती है तो। वो बेसिक आंसर राइटिंग भी हम कॉन्कर में सिखाते हैं बच्चों को। दैट इज द लेवल एट विच कॉन्कर ऑपरेट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मजाक नहीं है ये। मीन्स इज अ वेरी सीरियस बिजनेस, यूपीएससी इज अ वेरी सीरियस बिजनेस। सिर्फ फ्लैशी होके, सिर्फ चिल्ला के मार्केटिंग करके नहीं होता है। इट रिक्वायर्स अ सीरियस कंटेंट मेकिंग, सीरियस टीचिंग, serious analytical skills, serious research, and a genuine concern for students. And if you have that, then this is the result. आगे दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। माल न्यूट्रिशन इंडिया में सिर्फ पब्लिक हेल्थ कंसर्न नहीं है, ये सोशल इक्विटी, ह्यूमन डेवलपमेंट और वेलफेयर गवर्नेंस का चैलेंज है। आप देखिएगा कैसे हमने पूरा न्यूट्रिशन पे जो डेटा होना चाहिए था आपके पास, न्यूट्रिशन इंडिया में क्यों खराब है, पूरा का पूरा जो जो ऊपर चीजें पूछी गई हैं, चाहे वो सोशल हो चाहे वो गवर्नेंस हो, सारे के सारे हमने यहाँ पे आपको दे रखे हैं, इवन मोर। उसके आगे देखिए हमने अलग से हिडन हंगर पूरा का पूरा माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी वाला कवर किया है, डेमोग्राफिक डिविडेंड को क्या चैलेंज आ रहा है वो कवर किया है, और कॉन्कर के करंट अफेयर में सिर्फ पोषण 2.0 नहीं, हमने स्पेसिफिकली अलग से आपका चाइल्ड बेस्ड माल न्यूट्रिशन पोषण 2.0 भी कवर किया था। जो भी आपको इस कंटेंट में, इस क्वेश्चन में लिखना था, चाहे वो न्यूट्रिशन के स्पेसिफिक डेटा फैक्ट्स हो, चाहे वो न्यूट्रिशन कैसे सिर्फ एक अब फूड हेल्थ का चैलेंज नहीं है, वो गवर्नेंस का चैलेंज है, सोशल चैलेंज है, वो सब इसमें कवर्ड है, सब इसमें कवर्ड है। यू जस्ट हैव टू रीच आउट, रीड, अंडरस्टैंड एंड इंप्लीमेंट, दैट इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड। हर जगह आपको दिखेगा कि हमने चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड साथ साथ में दे रखे हैं। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। Analyze the advantages and limitations of the generalist structure of the Indian civil services and contemporary governance. Indian civil services आज के टाइम पे जो जनरलिस्ट है उसकी वजह से क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या लिमिटेशंस हैं और उसके क्या फायदे हैं। आप देखिएगा एज इट इज चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म्स भी, वे फॉरवर्ड भी। अब इस वे फॉरवर्ड में आपको बस पॉइंट पिक करने हैं। अब ये क्वेश्चन कुछ भी हो सकता था, ये हो सकता था कि कैसे जो सिविल सर्विसेज है वो डेमोक्रेसी के लिए बेटर हो, ये हो सकता है कि कैसे सिविल सर्विसेज है वो इकोनॉमी के लिए बेटर हो, कुछ भी हो सकता था ये क्वेश्चन। आपको बस ये स्किल डेवलप करनी है कि कंटेंट में से मैं फटाफट अपने पॉइंट्स निकाल लूं। कंटेंट मुझे मिल गया सिविल सर्विसेज का, इसमें से बस मुझे सही पॉइंट निकालने हैं। लुक एट दिस नाउ,
इसने क्या पूछा ऊपर कि भाई जर्नलिस्ट को अब आप कैसे इसके लिमिटेशन से कैसे इसको फर्दर हम इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको, रूल बेस्ड से आउटकम बेस्ड पे जाना है, परफॉर्मेंस लिंक कर देना है, हमें एथिकल ट्रेनिंग दे रही है, कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप कराने हैं ताकि वो स्पेसिफिक, ये देखिए लुक एट द वर्ड हियर, आई वांट टू फोकस ऑन दिस लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रमोट स्पेशलाइजेशन in sectors like health, infra, finance, climate, etc. Improve literal movement within the government, domain expertise, mid career training, डोमेन एक्सपर्टीज, स्पेशलाइजेशन, उनकी कमिटीज, सब कुछ हमने साथ के साथ आपका यहां पे दे रखा है। दिस इज द लेवल एट विच वी ऑपरेट, वी डोंट कम एंड जस्ट डू, छोड़िए, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे किस तरीके से आप इन चीजों को इंप्लीमेंट कर पाते। और केस लॉज वगैरह तो चलिए ठीक है, वो तो हमारा यूएसपी ही है, हमारे बच्चों को इतने याद होते हैं जिसका कोई लिमिट नहीं है, चाहे वो केस लॉज हो। आगे भी देखिए, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स में जर्नलिस्ट से अगर आपको ऊपर उठना है, आगे जाना है, तो यू नीड थिंग्स लाइक आई गॉट सिविल सर्विस बोर्ड एंड स्पैरो। और फिर हमने अलग से मिशन कर्मयोगी फोकसिंग ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड गवर्नेंस, ये भी पूछ रखा है अपने टेस्ट में। इवॉल्विंग रोल ऑफ सिविल सर्विसेज पूछ रखा है अपने टेस्ट में, इसका आंसर भी दे रखा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, मिशन कर्मयोगी एंड आई गॉट कर्मयोगी हमारे करंट अफेयर में भी था। और जब हम बात करते हैं कि हमें जर्नलिस्ट से अब उठना है, स्पेसिफिक पे जाना है, जर्नलिस्ट की कुछ ठीक चीजें हैं वो भी आ गया, जर्नलिस्ट की क्या इश्यूज हैं वो भी इसमें पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे। तो क्या रैशनल रहेगा, क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स रहेंगे, आप पूरा का पूरा यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, रूल बेस्ड टू रोल बेस्ड, कॉन्टिन्यूस लर्निंग होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए, बेटर पब्लिक सर्विस डिलीवरी कैसे कर पाएंगे, वो सारी बातें हमने अपने यहाँ पे बता रखी हैं। सारे की सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स भी आ गई, आगे वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए वो भी आ गया, एंड यू विल बी एबल टू डिलीवर a very comprehensive, analytical, effective answer, जिस पे आपको बेहतरीन मार्क्स मिलेंगे। Let us move to question number 9। ये वो एक क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देखिएगा कि अंडरस्टैंड के कंटेंट की कैसी क्वालिटी है। इस क्वेश्चन में एक वर्ड दिया हुआ था आईपीएमडीए। इस आईपीएमडीए, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए, अब ये वर्ड हमारे ये जो वर्ड है आईपीएमडीए स्पेसिफिक हमारे कंटेंट में नहीं था, तो मैंने क्लियरली बोल दिया कि भाई ये हमने डायरेक्टली कवर नहीं किया, हम इसको काउंट भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ 19 क्वेश्चन बता रहे हैं, हम इसको काउंट भी नहीं कर रहे हैं। बट मैं आपका फिर भी ध्यान खींचना चाहूंगा क्वेश्चन पर, हमारे कंटेंट पे एक बार। क्वेश्चन है कि जो आईपीएमडीए है, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, ये ब्रिज करता है भारत के सागर और क्वाड के बीच के प्रॉब्लम्स को, इसका क्रिटिकल असेसमेंट करिए। लुक एट दिस, हमने सबसे पहले सागर महासागर के बारे में बता रखा है, सागर सिक्योरिटी सेंट्रिक डॉक्ट्रिन था, अब हम महासागर पे मूव कर रहे हैं, तो ये भी आ गया इसमें। अब मैं आपका फोकस खींचूंगा क्वाड पे, एंड नाउ लुक एट दिस, क्वाड के अंदर ही हमने टाइम एंड अगेन मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, टाइम एंड अगेन हमने टाइम एंड अगेन मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, बार बार जो क्वाड के अंदर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है, जो उसका लिंकेज विद सागर महासागर हो सकता है, क्वाड का ओवरऑल कैसा चल रहा है, पूरा दिया है। एंड इससे भी ज्यादा दिखाता हूं मैं आपको, मैरीटाइम जियोपॉलिटिकल लेवरेज, अलग अलग रूट्स पे कैसे जियोपॉलिटिकल मैरीटाइम लेवरेज चल रहा है, कंट्रीज अपना कैसे कंट्रोल बना रही हैं, स्ट्रैटेजिक लेवरेज ले रही है मैरीटाइम कंट्रोल करके, पूरा का पूरा हमने, चाहे वो क्वाड से लिंक्ड हो, देखिए मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस हर जगह आपको मिलेगा। बस क्योंकि वो आईपी मैड, आईपीएमडीए ये नहीं लिखा हुआ था, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को नहीं बोला कि ये कंटेंट है, बट इसमें भी कोई भी बच्चा इसी कंटेंट को यूज करके आंसर लिख के आएगा कि आप मेरे से लिखवा के ले लो, बिकॉज दिस इज द क्वालिटी। क्योंकि मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस हमने पढ़ा दिया, अब वो चाहे इंडो पैसिफिक का हो, चाहे अटलांटिक का हो, चाहे इंडियन ओशन का हो, बस आपको नाम ही तो चेंज करना है, और वो हमने डिटेल में आपको पढ़ाया ही है। लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को नहीं बोल रहे हैं कि क्वेश्चन हमारे यहां से आया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ब्रिक्स एक्ट्स एज अ पावरफुल काउंटरवेट इन ग्लोबल गवर्नेंस, एक्टिवली एम्प्लीफाइंग द वॉइस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्लोबल साउथ, एक्सप्लेन द रोल एंड प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ एज एन ऑल्टरनेटिव द ग्रुपिंग। से बहुत सिंपल है, हमारे ब्रिक्स की जो इंटरनेशनल बॉडीज थी पूरी की पूरी कवर्ड है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, साउथ साउथ कॉपरेशन कराएगा, सब कुछ दे रखा है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ है, मल्टीपोलर वर्ल्ड में काम आएगा, चैलेंजेस क्या क्या चल रहे हैं, चाहे वो इंडिया चाइना हो, चाहे वो बाकी कुछ भी हो, आगे वे फॉरवर्ड कैसा होना चाहिए, और क्यों दिया हमने सारा, क्योंकि ब्रिक्स का समिट हुआ था, हमें पता था कि इस बार क्वेश्चन आएगा, इसीलिए हमने कौन करके करंट अफेयर में भी ये सेम बात डाली, क्योंकि ब्रिक्स का जो समिट है वो हुआ था, और इस बार अभी इंडिया ने उसकी जो चेयरमैनशिप है, जो चेयरपर्सनशिप है, वो इंडिया ने अभी की अभी अज्यूम करी है। राइट, तो आप देखेंगे कि कैसे हमारे करंट अफेयर में भी ये सारा का सारा कवर्ड था। तो आप हमारे करंट अफेयर से पढ़ लीजिए, चाहे पॉलिटिक की, आईआर की, गवर्नेंस की ब्लू बुक से पढ़ लीजिए, सब में कवर हो जाएगा। Let us go to 15 markers now. Let us go to question number 11. Discuss the position of the governor in the federal polity of India. What is the nature of his power while giving assent to the bill passed by the state legislature? Is he bound by the aid and advice of his council of ministers in all his actions?
देखिएगा कितने शानदार तरीके से कवर्ड है, जस्ट हैव अ लुक। पूरा गवर्नर का टॉपिक, चाहे गवर्नर का आर्टिकल हो, चाहे गवर्नर के एस्पेक्ट्स हो, डिटेल्स हो, और जो उसने पूछा एग्जैक्टली, गवर्नर एंजॉयज डिस्क्रिशन अंडर आर्टिकल 200 इज नॉट बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हाइल डिसाइडिंग वेदर टू रिजर्व अ बिल और नॉट, पूछ रखा है ना। देखिए, what is the nature of his power while giving action to the bill passed by state legislature, is he bound by the aid and advice of the council of minister? तुमने बताया कि नहीं, जब बिल पास कर रहे हैं तब नहीं है। however the discretion is not unfettered, the governor cannot withhold assent indefinitely विदाउट रिटर्निंग और रिजर्विंग द बिल। तो हमने पूरा का पूरा यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन जो है वो कवर किया है। एज इट इज सारी बात आपको दिख जाएंगी, और जो वो स्पेसिफिक क्वेश्चन था उसका सेकंड वाला पार्ट कि भाई बिल्स को लेके क्या है, बिल्स को लेके पूरा का पूरा हमने आपको बताया है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस डाल के आपके नंबर इंप्रूव होंगे वो भी आपको दिए हैं। 5 केसेस हमने आपको यहाँ पे दे रखे हैं, और इसमें हम फर्दर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं पूरा का पूरा हमने आपको वे फॉरवर्ड में भी बताया है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो कैड में भी हमने ऑफिस ऑफ गवर्नर पे पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछा हुआ था, जिसमें हमने हैंड रिटन ये सारी बातें बताई हुई थी कि क्या उसका कॉन्स्टिट्यूशन लिंकेज है, वो फेडरल टेंशन में किन किन में फंसा हुआ है, और आगे उसका सॉल्यूशन क्या है, पूरा का पूरा कवर्ड था। हर चीज, स्टैटिक हो, करंट हो, करंट बेस्ड स्टैटिक हो, वैल्यू एडिशन हो, केस लॉज हो, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ कवर्ड है। एंड आई एम सेइंग दिस विद ऑल ह्यूमिलिटी, नोइंग दिस कि देखिए यार, कभी कभी ना वो गॉड की ग्रेस होती है, कभी कभी एक्सपर्टीज होती है, कभी कभी वाकई में शिद्दत से करी गई मेहनत होती है, बट जब सब चीजें कंबाइन होती है तो ऐसा रिजल्ट आता है। और इस पे मैं अनअपोलोजेटिकली ये बात बोल सकता हूं, कहीं नहीं है। और दिस इज ट्रूली 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 मार्वेलस, क्योंकि आप बाकी जगह देखेंगे कि लोग क्रॉसओवर डाल रहे हैं। अब एग्जाम्पल या नाम तो नहीं लूंगा, बट क्वेश्चन ये है और इसका यहाँ पे कोई लिंकेज है, और वो लिंकेज का रेफरेंस कि हाँ देखो यहाँ से यहाँ से यहाँ, ऐसा आपको एक भी जगह देखने को नहीं मिलेगा। जिस क्वेश्चन में हमने क्लेम तक नहीं किया उसमें मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस में आपको 5 जगह दिखाया है। खैर ठीक है। What is meant by judicial legislation in this context? Discuss the verdicts of the apex court allowing passive euthanasia and living will। देखिएगा इस क्वेश्चन को भाई साहब, जुडिशियल लेजिस्लेशन मतलब वही होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच, कैसे जो जुडिशरी है वो लेजिस्लेट करने लग जाए। तो हमने सब बता रखा है, सब कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, किस किस तरीके से होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कितने सारे पॉइंट्स हैं देखिए सब। और सब पॉइंट्स में आप देखोगे कि सामने कहीं ना कहीं हर हर एक एग्जाम्पल में देखिए, देखिए भाई साहब, लुक एट डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस, केस लॉ, 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 हर जगह देखिए आप, हर जगह केस लॉ, केस लॉ, हर जगह आपको केस लॉज देखने को मिलेंगे इतनी बेहतरीन तरीके से। इतना एनरिच्ड कंटेंट जो है वो कॉनकर का होता है। मुझे नहीं पता जीएस2 को लेके क्यों हुआ क्रिएट किया जाता है। आई हैड अ वेरी गुड स्कोर इन जीएस2, हमारे बच्चों के सबसे अच्छे स्कोर्स हैं जीएस2 में। ऑल इंडिया टॉपर्स इन जीएस2 आर ऑलवेज फ्रॉम कॉनकर। अगर आप ऐसा कंटेंट, इतना रिच कंटेंट पढ़ रहे हो, इस बार भी जो ऑल इंडिया टॉपर होगा वो कॉनकर से होगा। अगर आप इतना रिच कंटेंट पढ़ रहे हो तो इसके बाद तो जाके एग्जाम्स में लिखना बचता है बस। वो हमारे बच्चे प्रैक्टिस कर ही चुके हैं, बैठ के हमारे साथ 100 150 200 आंसर लिखे हमारे बच्चों ने कैड में, टेस्ट अलग से लिखे हैं बच्चों ने, सिमुलेटर अलग से लिखे हैं बच्चों ने, क्या बचेगा आगे। देखिए उसमें था यूथेनेशिया भी था और लिविंग विल भी था, तो लिविंग विल के ऊपर भी हमने कॉमन कॉज का जो केस था वो कवर कर रखा है, और यूथेनेशिया पे भी हमने अपने करंट अफेयर में कवर किया था, है ना। तो जितना भी जो भी उस क्वेश्चन में पूछा गया है सारा का सारा आप देख सकते हैं कि हमने वो पूरा का पूरा कवर किया। उसमें क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए वो पूरा का पूरा हमने यहाँ पे आपको दे रखा है। लिविंग विल्स एंड पैसिव यूथेनेशिया का पूरा उसका सिंप्लीफाई करिए, उसके इंप्लीमेंटेशन को पूरा का पूरा हमने आपको बता रखा है। कौन सा सुप्रीम कोर्ट केस था, वो किस साल में आया था, उसमें क्या बोला गया था, सब कुछ आप देख पाएंगे कि यहाँ पे दिया गया है। बस पढ़ना है, लिख के आना है। Next question number 13. How far has the Indian federal framework been successful in accommodating regional and cultural diversities, highlighting the role of asymmetric federalism, and suggest measures to make dispute resolution mechanism more effective? 3 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। पहला, इंडियन फेडरल फ्रेमवर्क कैसे रीजनल कल्चरल डाइवर्सिटी को किस हद तक एकोमोडेट कर लेता है। दूसरा, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का रोल। तीसरा, हम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। 3 पार्ट्स हैं, मैं आपको दिखाता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन। वैसे तो हमने अपने अपसर्ज में एक सेम क्वेश्चन पूछा था, बट फिर भी उस पर न जाके मैं सिर्फ आपको एक बार कॉन्कर में से दिखाता हूं। फेडरलिज्म दे दिया, हमारे यहां फेडरलिज्म में क्या क्या फीचर्स हैं वो दे दिए, बिल्कुल इफेक्टिव। आप देख रहे हैं ना कैसे टेबुलर फॉर्मेट में हर चीज का एग्जांपल के साथ, हर चीज एग्जांपल के साथ, क्योंकि इस बार तो एग्जांपल जीएस3 तक में पूछ रखा है। मैं जीएस3 का, जीएस3 में तो भाई साहब जो आप देखोगे एनालिसिस,
खैर आगे देखिए, अब यहां पे आइए, रैशनल फॉर स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बायस इंडियन फेडरलिज्म एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन था कि जो यूनिटरी बायस है या फिर जो एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, एसिमेट्रिक क्या होता है, सेंटर के पक्ष में झुका हुआ, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, उसका क्या रोल है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये देखिए पूरा का पूरा क्या रैशनल है उसका, पूरा का पूरा यहाँ पे दिया गया है, एज इट इज आप उठा सकते हैं विद ग्राफ्स, रेडीमेड ग्राफ्स एंड एवरीथिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन पूछा था कि कैसे जो फेडरलिज्म है वो सोशो कल्चरल रीजनल डाइवर्सिटी को कैसे इक्विप कर लेता है, तो हमने वो पूरा बता रखा है। आप बताइए इससे ज्यादा कहां आपको स्पेसिफिक कंटेंट मिलेगा, जस्ट हैव अ लुक एट इट लेडीज एंड जेंटलमैन। जस्ट देखिए, रीजनल सोशो कल्चरल दो ही बातें थी उसमें पूरा का पूरा, कि फेडरलिज्म उन चैलेंजेस को कैसे देखता है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं फेडरलिज्म के सामने जब ये सब चीजें होती हैं, हम उसको फर्दर कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या रिफॉर्म्स हैं करने के लिए, और इसमें हमने पूरा बता रखा है कि गवर्नमेंट और अलग अलग तरीके क्या हैं जिसमें हम साथ में मिलके इस पूरे कोऑर्डिनेशन को, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को ठीक कर सकते हैं, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकते हैं। चाहे वो सेंटर स्टेट का डैशबोर्ड हो, चाहे वो परफॉर्मेंस बेस्ड फेडरलिज्म हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशनलाइज करना हो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को, और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के जो जो भी मैकेनिज्म है सारे हमने यहाँ पे आपको दे रखे हैं, सारे के सारे हमने आपको ऊपर यहाँ पे दे रखे हैं, तो यू कैन हैव अ वेरी डीपर लुक एट इट। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एग्जामिन हाउ द सेपरेशन ऑफ पावर इज प्रैक्टिस इन इंडिया कंपेयर टू द रिजिड प्रेसिडेंशियल मॉडल ऑफ द यूएसए। देखिए, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर पूरा का पूरा दे दिया है, हर जगह पे आप देख पा रहे हैं सेपरेशन ऑफ पावर कहां कहां वायलेट होता है, क्या क्या होता है, पूरा इतने में पूरा का पूरा इंडियन सेपरेशन ऑफ पावर अलॉन्ग विद केस लॉज वगैरह पूरा का पूरा आपको दिया हुआ है। केस लॉ कहां है, नहीं दिख रहे हैं, दिखाता हूं। ये देखिए, सबसे पहला केस लॉ यहां पे, दूसरा केस लॉ यहां पे, तीसरा केस लॉ यहां पे, चौथा केस लॉ यहां पे। इनफ, तो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर पूरा का पूरा आ गया। आगे देखते हैं, कंपेयर द एक्चुअल अथॉरिटी ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर विद दैट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। अच्छा, पहले भी देख सकते हो यूएस का सेपरेशन ऑफ पावर और पूरा का पूरा कंपैरिजन दिखाना है, तो इसके लिए हमने पूरा का पूरा हमारा कैसे जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो काम करती है, ये पूरा का पूरा आपको दिखा रखा है। अगर आप यहां से नहीं लिखना चाहते हैं तो मैं आपको इतनी स्पेसिफिक चीज दिखाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। लुक एट दिस, द कंपैरिजंस ऑफ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो यूएस प्रेसिडेंशियल हो चाहे वो इंडियन पार्लियामेंट्री हो, एज इट इज पूरा का पूरा कंपैरिजन हमने यहां पे आपके लिए ड्रॉ कर रखा है। एंड ये देखिए पूरा क्या फंक्शंस हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के, पूरा का पूरा हमने आपको दे रखा है विसावी इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के क्या फंक्शंस, क्या चीजें हैं, पूरी क्या पावर्स हैं, पूरी की पूरी हमने आपको यहाँ पे मेंशन करके दे रखी हैं। वो छोड़िए लेडीज एंड जेंटलमैन, लुक एट द क्वेश्चन दैट वी हैव आस्क्ड दिस ईयर इन कैड। लुक एट दिस, analyze the strength and weakness of India's parliamentary form of government and discuss how it differs from the presidential form in the USA. अब इससे ज्यादा स्पेसिफिक बताएं हम क्या पूछें, और इसका पूरे के पूरे का जो आंसर है वो हमने हैंड रिटन आपको बना के दिया था, पूरा का पूरा हैंड रिटन आंसर हमने आपको कैड में बना के दिया था, इससे ज्यादा हम क्या बताएं। और क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, जादू दिखाता हूं आपको क्या होता है। To what extent do pressure groups, social movement, and corporate lobbies deepen the pluralistic democracy in India by representing excluded interests? Analyze whether the growing convergence of corporate wealth and political power poses a threat to the autonomy of formal democratic institutions. तीन चीजें पूछी हुई हैं, प्रेशर ग्रुप, सोशल मूवमेंट, कॉर्पोरेट लॉबीज। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं देवी सज्जनों। प्रेशर ग्रुप, पहला वर्ड क्या था, पढ़िए ध्यान से, पहला वर्ड प्रेशर ग्रुप, प्रेशर ग्रुप। दूसरा वर्ड क्या था, सोशल मूवमेंट, सोशल मूवमेंट। ठीक है, और सब में एग्जांपल्स हैं, प्लीज देखिएगा, हर जगह जो रेड है वो सारे एग्जांपल्स हैं, ऐसे नहीं कि बस जनरिक कंटेंट दे रखा है। तीसरा, लॉबिंग एंड कॉर्पोरेट लॉबिंग, ये देखिए, ये पूरा कंटेंट लॉबिंग पे है। लॉबिंग क्या होती है, कौन करता है, कैसे करता है, कॉर्पोरेट लॉबिंग पे अलग से भी जो पॉइंट है वो मेंशन किया गया था। बस आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि आप थोड़ी आंसर राइटिंग की स्किल, थोड़ी लिंकिंग की स्किल, और आपका पूरा का पूरा ये जो आंसर है वो रेडी हो जाएगा, पूरा का पूरा आंसर रेडी हो जाएगा। वैसे हमने सिमिलर एक क्वेश्चन प्रेशर ग्रुप का अपने अपसर्च की टेस्ट सीरीज में भी पूछा था, ये देखिए उसका आंसर हमने रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप पूरा का पूरा पूछ रखा है, उस पर 6 पॉइंट, उसके लिमिटेशंस, उसके कंसर्न्स क्या है, जो यूपीएससी ने सेकंड पार्ट में पूछा है, वे फॉरवर्ड क्या है ना, एंड इवन टिल द एक्सटेंट कि हमने स्पेशलाइज्ड कंक्लूजंस, रॉबर्ट दयाल का कंक्लूजन, स्पेशलाइज्ड कंक्लूजन हमने आपको यहाँ पे बना के दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, Transparency and accountability in governance are not about controlling corruption, but about creating the trust of stakeholders in the policy process by following rule of law and participatory governance. Trust of stakeholder वगैरह की बात हो रही है, दो चीजें पूछी हैं, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। देखिए अपने सामने इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, सीधा सीधा देखिए, मैं आपको एक ही पेज पे दिखाता हूं कि क्या मैं आपको चीज बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ट्रांसपेरेंसी,
is not just about controlling corruption, trust of stakeholders, public trust. आगे देखिए, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, सिटीजन पार्टिसिपेशन. इफेक्टिव आर्ग्यूमेंट्स, जेनेरिक पैराग्राफ्स नहीं, इफेक्टिव आर्ग्यूमेंट, जो कीवर्ड्स आप एज इट इज यूज करेंगे, जो कीवर्ड्स यूपीएससी पूछेगा. अब जब मैं कहता हूं कि हमने अपने एक्सपेक्टेशन से भी बेटर किया, तो बताया मैं क्या गलत बोलता हूं. और एक एक पैराग्राफ है, ये एक जगह पे है, एक हेडिंग में है ये पूरा. दिस इज द लेवल एट विच कॉन्कर इज ऑपरेटिंग, लेडीज एंड जेंटलमैन. आई वांट यू टू प्लीज फोकस ऑन दैट. आगे देखिए, अकाउंटेबिलिटी पे आइए, वापस आपको वही सब दिखेगा. करप्शन को कैसे दूर कर रहा है, पब्लिक ट्रस्ट कैसे बढ़ा रहा है, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस कैसे बढ़ा रहा है. अरे भाई साहब, इससे ज्यादा क्या और होगा. अकाउंटेबिलिटी में भी सेम तीन वर्ड्स, करप्शन, पब्लिक ट्रस्ट, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस. उनके एसोसिएटेड जो भी एग्जांपल्स हैं, सारे के सारे एग्जांपल्स भी हमने आपको यहां पे ऐड करके दिए हैं. क्या होगा इससे ज्यादा और जो आपको मिलेगा. देखिए, अलग से हेडिंग तक है कि कैसे एथिकल गवर्नेंस से हम पब्लिक ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं. पब्लिक ट्रस्ट क्यों इरोड हो रहा है, एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने. स्टेक होल्डर ट्रस्ट, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, एग्जैक्ट पब्लिक ट्रस्ट की बात हमने यहां पे करी है. वो क्यों इरोड हो रहा है, उसको कैसे बेटर कर सकते हैं, सब कुछ सब कुछ सब कुछ. उसमें एथिकल डायमेंशन क्या है, उसका वे फॉरवर्ड क्या है, पूरा का पूरा कंक्लूजन तक के साथ अलग से बना के देते हैं आपको. क्या बेहतरीन नोट्स हैं, देखिए. As it is keywords, examples, introductions, conclusions, value additions, सब कुछ A to Z covered. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 17 देखिए. Can the constitutional mandate of rights-based welfare be effectively realized in the context of non-integrated governance and minimal public investment? क्या कह रहा है क्वेश्चन. सबसे पहला, राइट्स बेस्ड वेलफेयर की कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट हम लिखेंगे. ये दे रखे हैं, देखिए आपको शॉर्ट नोट्स, हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स दिए थे. उसमें जो भी आर्टिकल्स आपके हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे आर्टिकल्स हमने यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर रखे हैं. बच्चों को रट गए थे हमारे आर्टिकल. तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ राइट बेस्ड वेलफेयर हो गया. बी इफेक्टिवली रियलाइज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉन इंटीग्रेटेड गवर्नेंस एंड मिनिमम पब्लिक इन्वेस्टमेंट. कि भाई क्या चैलेंजेस, क्या इश्यूज हैं, क्यों जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो एडिक्वेट रिजल्ट्स नहीं लेके आ रही हैं, क्यों राइट्स बेस्ड जो वेलफेयर है वो सही चल पाएगा क्या अगर फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस होगी, और अगर हम गवर्नेंस में, अगर इस वेलफेयर वाली गवर्नेंस में पूरा इनफ पैसा नहीं डालेंगे. देखिए आप यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, हमने पूरे के पूरे पॉइंट तो दिए ही हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक उसने पूछा है, चाहे वो फ्रेगमेंटेड इंप्लीमेंटेशन की बात हो, एज इट इज, मैं आपको दूसरा दिखाता हूं. एक तो ये वाला पार्ट हो गया फ्रेगमेंटेड इंप्लीमेंटेशन वाला, और आप दूसरा देखिए इनएडुकेट फाइनेंशियल एलोकेशन वाला भी यहां पे सेम तरीके से दे रखा है. और सिर्फ दे नहीं रखा है, उससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स होने चाहिए, उसके अंदर जो भी आपके आर्ग्यूमेंट्स आने चाहिए, वो सारे आर्ग्यूमेंट हमने आपको दे रखे हैं विद ऑल डेटा, ग्राफ, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड बाकी जितने भी चैलेंजेस आ सकते हैं वो सब मिला के. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को एक बार. शुड एजुकेशन बी ट्रीटेड प्राइमरीली एज अ वेलफेयर ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट और एज अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट. उसको हम एक वेलफेयर की तरह ट्रीट करें या फिर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करें, उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है. देखिए, स्टेटस सबसे पहले हम क्या देते हैं आपको, हमेशा डेटा देते हैं. तो एजुकेशन के जो भी डेटा है वो हमने आपको यहाँ पे दे दिया. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ताकि जो भी वैल्यूएशन आप जो भी एजुकेशन का डालना पाए आप डाल सकें, क्योंकि इसी में आएगा स्टेट की जॉब है ना, आर्टिकल 21 के थ्रू, आर्टिकल 14 के थ्रू, सॉरी एज 14 तक के थ्रू, सब कुछ है ना. हर एक जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आ गया एजुकेशन पे. फिर इंडिया में एजुकेशन के क्या चैलेंजेस आ रहे हैं कि भाई जो गवर्नमेंट है वो अपनी बात फुलफिल नहीं कर पा रही है, अगर नहीं कर पा रही तो हमें क्या क्या करना चाहिए गवर्नमेंट के लिए. आगे देखिए, गवर्नमेंट की पूरी स्कीम्स, उसने पूछा था ना कि गवर्नमेंट की ये गवर्नमेंट की जॉब है क्या करना, तो गवर्नमेंट की स्कीम्स भी हमने आपको यहाँ पे 10-10 दी हैं. गुड प्रैक्टिस मैंने बताया था ना कि हम हमेशा इंडियन बेस्ट प्रैक्टिस भी सिखाते हैं बच्चों को, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस भी सिखाते हैं. कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है ना, ड्यूअल वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम, सब कुछ. और जब आप लिखेंगे कि यार स्टेट की जॉब तो है लेकिन इसको क्रिटिकल एग्जामिनेशन करेंगे, तो आप बताएंगे कि नहीं, हमें एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जो है उससे एफिशिएंसी आती है, इफेक्टिवनेस आती है, इनोवेशन आती है, फंडिंग आती है, बेस्ट प्रैक्टिसेस इनकलकेट होती हैं. तो प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन के पॉइंट्स भी हमने आपको यहाँ पे दे रखे हैं. मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर आप समझना चाहते हैं, अगर थोड़ा सा आप समझेंगे कि क्वेश्चन किस चीज के ऊपर था, तो आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे, should education be treated primarily as a welfare obligation of the state or as a strategic investment for building a globally competitive nation? आप देखिए, हमारे पास राइट टू एजुकेशन आया, उस राइट टू एजुकेशन के तहत एजुकेशन प्रोवाइड करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट की ड्यूटी बनी. फिर जब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम चला गया, एक डेकेड से ज्यादा चला गया, तो गवर्नमेंट ने बोला यार अब ना हमें थोड़ा आगे बढ़ना है, अब हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आनी है.
तो फ्रॉम बेयर मिनिमम ऑफ राइट टू एजुकेशन टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट, इस चीज का क्वेश्चन है वो कि कैसे बिल्कुल बेयर मिनिमम से बिल्कुल हाईएस्ट लेवल तक हम अचीव कर सकते हैं। इसलिए हमने आपको दिखाया है यहां पे, अगर आप नीचे देखोगे कि हमने इस क्वेश्चन के लिए आपको राइट टू एजुकेशन के फीचर्स और साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के फीचर्स भी दे रखे हैं। क्यों? क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लगभग 5-6 साल पूरे हो गए थे, तो हमने पूरा का पूरा आपको दे रखा है। देखिए, है ना, ट्रांसफॉर्म करेंगे हम लर्निंग को इन चीजों से, यही तो पूछ रहा है वो कि क्या सिर्फ बेयर मिनिमम आरटीई रह जाएगा या फिर आप ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे बाय वेरियस थिंग्स। तो हमने आपको पूरा का पूरा यहां पे दे रखा है। व्हाट आर द 5 इयर्स ऑफ एनईपी और उसके आसपास की पूरी चीजें। लास्ट 2 क्वेश्चंस पे आते हैं, आईआर के क्वेश्चंस हैं। अभी तक आपको समझ में आ ही गया होगा वैसे कि किस लेवल पे हम ऑपरेट कर रहे हैं। इंडियाज ग्लोबल डायस्पोरा एक्ट्स एज अ लिविंग ब्रिज एज अ क्रिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर एंड नॉलेज नेटवर्क इन ट्रांसफॉर्मिंग कल्चरल हेरिटेज इनटू जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड स्ट्रेटेजिक लेवरेज वर्ल्ड वाइड। क्रिटिकल एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। तो इंडियन ग्लोबल डायस्पोरा पे क्वेश्चन है, उसके पूरे के पूरे क्या हमारे फायदे हैं और इससे हमें क्या क्या और हम इश्यूज क्या फेस कर रहे हैं। तो आप देखते चलिएगा, डायस्पोरा पे मोदी जी ने जो बोला, कोविंद साहब ने जो बोला, सब कुछ है ना, सब कुछ। माइग्रेशन की वेव्स कब कब आई, कहां पे आई, हमारा जो डायस्पोरा है वो क्या रोल्स निभा रहा है। अब ये देखिए, ये अंडरस्टैंड यूपीएससी की यूएसपी है। इतना कंसाइज, इतना इफेक्टिव, बिल्कुल एग्जाम्पल्स के साथ हर जगह हम मेंशन करते हैं। वापस जाके अगर क्वेश्चन देखेंगे तो तुरंत चमकेगा आपको। लुक एट द क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन। लिविंग ब्रिज, इकोनॉमिक फैक्टर, नॉलेज नेटवर्क। रोल क्या है? 3 ही तो रोल हैं, लिविंग ब्रिज, इकोनॉमिक फैक्टर, ये सब के सब हमने यहाँ पे आपको दे रखे हैं। चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो लिविंग ब्रिज हो क्योंकि वो एडवोकेट कर रहा है हमारे लिए, चाहे वो फिलेंथ्रोपिक फोर्स हो, हमारी ग्लोबल लीडरशिप देता हो, हमें सॉफ्ट पावर हम प्रमोट कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, क्राइसिस रिस्पॉन्स, R&D, टेक्नोलॉजी, क्राइसिस, कल्चर, एवरीथिंग लिखा हुआ था ना, कल्चरल भी देखिए, देख लीजिए, एवरीथिंग, एवरीथिंग इन अ टेबल, कंप्लीट आंसर फ्रॉम अ टेबल। फिर क्रिटिकल एग्जामिन दिया था तो बता दिया हमने कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करें इंडियन डायस्पोरा, और कंट्री वाइज, रीजन वाइज बताया है। क्या चाहिए और आपको? देखिए हमने कैसे सेम क्वेश्चन अपने कैड में भी पूछा था, अपनी टेस्ट सीरीज में भी पूछा था। डायस्पोरा डिप्लोमेसी इज इवॉल्व्ड फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन ऑफ कल्चर कनेक्शन टू वाइटल पिलर ऑफ सॉफ्ट पावर एंड इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट। होल्ड दिस थॉट फॉर अ मोमेंट, कम बैक हियर एट द क्वेश्चन एंड देखिए क्वेश्चन में क्या क्या था। इकोनॉमिक फैक्टर, नॉलेज नेटवर्क, कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, वापस चलते हैं। देखिए, कल्चरल, इकोनॉमिक, सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर नेटवर्क होता है, इकोनॉमिक फैक्टर इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट है, कल्चरल कनेक्शन है। क्या वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं? अब प्लीज समझिए, इसके पीछे का प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने आपको आके बता दिया और हो गया, इसके पीछे का बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। एक एक क्वेश्चन इतने 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 राउंड्स ऑफ रिव्यू पे जाता है, रिसर्च अलग से है, मेकिंग अलग से है, उसको रिफाइन करना अलग से है, रिव्यू अलग से है, बहुत मेहनत है, और फिर भी क्वेश्चन रिजेक्ट हो जाते हैं। और तब जाके हमारा कैड, हमारी टेस्ट सीरीज, हमारा कंटेंट इतनी स्टेजेस से गुजर के बनता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, डियरेस्ट स्टूडेंट्स, इसका आंसर भी आप देख सकते हैं, ऐसे हैंड रिटन फॉर्मेट में आपको दिया गया था। कॉन्कर के करंट अफेयर में भी हमने इंडियन डायस्पोरा को पूरा कवर किया है, उसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है, गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, क्या क्या वो इश्यूज और चैलेंजेस फेस कर रहा है, और हमें उसके लिए क्या वे फॉरवर्ड लेना चाहिए। तब देखिए, आप हमारा कॉन्कर का ब्लू बुक पढ़ लेते तो हो जाता, आप हमारे कैड से क्वेश्चन कर लेते तो हो जाता, आप हमारा करंट अफेयर पढ़ लेते तो हो जाता। बच्चा कहाँ छोड़ेगा, कहाँ छोड़ेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इंडियन यूनिवर्सिटी की टीम अलग अलग रखी है हमेशा, ताकि ऐसा ना हो कि हमारे टेस्ट सीरीज में हमारी कंटेंट से क्वेश्चन आ रहा है। कभी नहीं होता ऐसा, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चे का फायदा होना चाहिए। ये नहीं कि हम टेम्पररी यार अंडरस्टैंड बेसिक मटेरियल पढ़ता है, देखो कितना क्वेश्चन सोल्व होगा, इससे क्या फायदा। यूपीएससी में सॉल्व होना चाहिए, वो तब होगा जब इस लेवल पे काम किया जाएगा, इस लेवल पे रिसर्च होगी। मैं लास्ट क्वेश्चन पे आपको लेके जाता हूं, क्वेश्चन नंबर 20 लेडीज एंड जेंटलमैन। चाइनाज बीआरआई हैज ट्रांसफॉर्म्ड साउथ एशिया फ्रॉम अ रीजनल स्पेस टू अ थिएटर ऑफ ग्रेटर पावर कंपटीशन, एनालाइज द स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन ऑफ बीआरआई फॉर इंडिया सिक्योरिटी एंड रीजनल इन्फ्लुएंस इन साउथ एशिया। दो बातें पूछ रहा है, एक इंडिया स्पेसिफिक और एक साउथ एशिया स्पेसिफिक। देखिए यहां पे आइए, चाइना का बीआरआई, अब प्लीज थोड़ा सा फोकस करते जाइएगा, बस मैं फोकस चाहता हूं कि आप थोड़ा फोकस करें आप स्क्रीन पे एक बार। सबसे पहले बांग्लादेश, साउथ एशिया हो गया। उसके बाद अफ्रीका, और अफ्रीका में इंडिया को क्या कंसर्न आएगा, क्योंकि चाइना का जो पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, तो ये ग्लोबल हो गया। फिर आगे देखिए, बीआरआई और उसका पूरा का पूरा जो इन्फ्लुएंस है, मैं कंट्री का नाम दिखाता हूं आपको, ये देखिए, सऊदी अरेबिया, यूएई,
ये पूरा का पूरा ग्लोबल, सऊदी अरेबिया, यूएई, अफ्रीका, और आप साउथ एशिया में बांग्लादेश देख चुके हैं, नेपाल और देख लीजिए। तो पूरा का पूरा बीआरआई का जो कंटेंट है, वो कंटेंट सिर्फ कंटेंट नहीं, वो कंटेंट इस तरीके से अलाइंड है कि आप यूपीएससी के क्वेश्चंस में एग्जैक्टली यूज कर पाएंगे। सोचिए आप इस लेवल पे है। देन क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और क्या क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं, आप यहां से उठा लीजिए। या फिर, और सबसे बढ़िया ये है यार, सबसे बढ़िया ये है कि इंडिया कैसे डेवलप करे बीआरआई के ऑल्टरनेटिव्स, और ये अगर आप पेपर में दिखाएंगे तो सोचिए कितना बढ़िया लगेगा, कितना बढ़िया लगेगा। तो क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं वो पूरे हमने आपको डायग्रामेटिकली एक बॉक्स में रिप्रेजेंट करके दे रखे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द पावर ऑफ द कॉन्कर कंटेंट। ऐसे ही नहीं हम बार बार बोलते हैं दैट दिस इज द मोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड, मोस्ट एग्जाम रिलेवेंट, highly exam replicable content. And again, the credits goes to the team of Understand UPSC, the content team, be it of the Conquer Blue Books, be it of the CAD test series, अपसर्च टेस्ट सीरीज, कॉन्कर करंट अफेयर, जो कॉन्कर के इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ हर एक इंसान है, उसकी इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत के बाद ऐसा कंटेंट निकल के आता है। आप भी देख पा रहे हो कि जो रिफ्लेक्शंस है वो कितने कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस एंड रिफ्लेक्शंस हैं। आप देख पा रहे होंगे इस चीज को कि इस कंटेंट से एज इट इज कैसे आंसर लिखा जाएगा। तो अब मैं हर बार आके प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये मेरे उन बच्चों के लिए था जो कॉन्कर में ऑलरेडी हैं, ताकि वो सीखें, समझें कि कैसे कॉन्कर के कंटेंट से आप एज इट इज अपना मेन स्टडी कर सकते हैं। अगेन, इस पे आपकी आंसर राइटिंग स्किल लगेगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बस हमने कंटेंट प्रोवाइड कर दिया आपका मेंस में 450 आ गए, जिसमें 500 आ गए, जिसमें नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको इस पे अपनी खुद की मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी खुद की आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा जो हम दे रहे हैं ये वाला। तो अगर आपने कर लिया, ऑब्वियसली यार यूपीएससी हलवा थोड़ी है, मजाक थोड़ी है, बट अगर आपने कर लिया, हर एक क्वेश्चन आएगा, हर एक क्वेश्चन। मैंने वो एक क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया इसमें मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस वाला, पर आप देख सकते हैं हमने क्वाड भी कवर किया है, हमने एमडीए भी कवर किया है, मैरिटाइम लेवरेज भी कवर किया है, और तो और सागर महासागर भी कवर किया है। तो उस क्वेश्चन में जितने कीवर्ड्स थे सारे कवर किए हैं हमने, पर क्योंकि वो एक स्पेसिफिक आईपीएमडीए नहीं लिखा था बस, इसलिए उसको हमने नहीं इंक्लूड किया, इसलिए मैं 19/20 बोल रहा हूं। तो आप वाइज हैं, डिसीजन लीजिए अपने फ्यूचर के लिए। आप जहां से भी तैयारी कर रहे हैं, बात कॉन्कर की भी नहीं है यार, बात यह है कि बच्चे का फायदा किस चीज से हो रहा है। आप जहां से भी तैयारी कर रहे हैं, बस तैयारी इस तरीके से करिएगा कि आपके पास इतना एनरिच्ड, इतना इफेक्टिव, इतना प्रिपेयर्ड कंटेंट हो, इतना रिलायबल कंटेंट हो कि आप बस फिर जा रहे हैं और आंसर लिख रहे हैं और स्कोर कर रहे हैं। आपका रिसर्च का काम जो है पूरा खत्म हो जाए, आपकी कॉम्प्रिहेंसिवनेस का काम खत्म हो जाए, वो सब हम आपको दें, और फिर बस आपको उसको समझना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, लिख के आना है, मार्क्स लेके आने, आईएएस बनना है, सेवा करनी जाके देश की। दैट इज इट। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। आई होप ये समझ में आएगा। अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो अंडरस्टैंड यूपीएससी का एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, जस्ट गो देयर, रजिस्टर योरसेल्फ, और वहां पे हम बहुत जल्दी सारे डॉक्यूमेंट जो आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस। 3 और 4 के लिए वैसे डॉक्यूमेंट बहुत जल्दी आने वाला है, पूरी वीडियो आने वाली है। 3 में तो मैं दिखाऊंगा आपको कि अंडरस्टैंड यूपीएससी ने क्या जलवा बिखेरा है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। This is Satyam Jain signing off only for now, because we will meet again very soon in 3 and 4. Take care, all the best. Shabba khair.